गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स का टॉपिक होगा आज का हमारा कंडीशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ा होगा। काफ़ी यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी हिंदी मीडियम वाली है, तो हिंदी मीडियम में आपने 11th में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। ठीक है, तो पढ़ा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। इस क्लास में पूरा डिटेल कर देंगे इस टॉपिक को। जैसा आपने 11th में पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पर भी है, बस वहाँ पर आपने सारा हिंदी में लिखा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा मिक्स में लिखवा देंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिलाकर। आप चाहे तो पूरा भी इंग्लिश में लिख सकते हैं ट्रांसलेट करके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन क्या है इसको प्रूफ कराते हैं। एक बार आप हेडिंग पढ़कर देखिए तो हेडिंग में लिखा क्या हुआ है, कंडीशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन। मतलब आपको एक ऐसी कंडीशन प्राप्त करनी पड़ेगी, एक ऐसी स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी जिसमें कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करेगा। मतलब रोल मतलब जो भी बॉडी आपकी होगी वो रोल करेगी। रोल का मतलब वो लुढ़केगी सरफेस पर, ऐसा नहीं होगा वो स्लिप करेगी। ठीक है, जहाँ पर अगर आपने लिख दिया है कि बॉडी स्लिप कर रही है तो वो आपका कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है कि बॉडी लुढ़केगी ना कि फिसलेगी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है। इस फिगर को पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लिखेंगे और हमारे डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बॉडी बना ली है, मतलब इस तरीके से बॉडी है। आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ की कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगी, यानी त्रिज्या भी होगी, कुछ ना कुछ उसका डायमीटर भी होता है, और उस बॉडी का मास भी तो होगा। मास का मतलब है उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया है, एक बॉडी है, इस बॉडी को मान लिया है कोई सरफेस है और थीटा के कोण पर हमने इसको झुका रखा है। उसके बाद क्या किया है, इस बॉडी की हमने रेडियस मान ली है आर। रेडियस कैसे भाई निकालते हैं, तो रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, और इस त्रिज्या को कैसे निकालते हैं, ये जैसे हमारी ये बॉडी है तो इसका जो बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है उसको ले लिया, और यहाँ से लेकर सरफेस तक की जो दूरी होती है वही रेडियस होती है। तो यहाँ पर हमने इसकी रेडियस दिखा दी आपको, ये आर, कैपिटल आर से रेडियस को लिख दिया। अब इस बॉडी का कुछ मास भी होगा, तो इस बॉडी का मास को देखिए हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है mg। उसके बाद क्या किया है, इस मास को हमने दो घटकों में बांट दिया। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, एक mg साइन थीटा में और एक mg कॉस थीटा में। उसके बाद देखिए क्या किया है, अगर ये बॉडी जब ये फिसलेगी या लुढ़केगी, लुढ़कना तो हमको प्रूफ ही करना है, कंडीशन ऐसी प्राप्त करनी है। क्या किया है हमने, ये बॉडी जो है इस इधर साइड में लुढ़केगी ना, तो जब इस साइड में वो रोल करेगी तो इसकी अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जिसे कहते हैं घर्षण बल। तो अपोजिट साइड में हमारा घर्षण बल लगेगा। एक बार फिर से बता देते हैं, कोई भी बॉडी जब जिस भी डायरेक्शन में वो रोल करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, या इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर एफएस से दिखा दिया और एरो क्या किया है, अगर ये इस साइड में बॉडी रोल करेगी तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किस लगेगा, अपोजिट साइड में। उसके बाद क्या किया है, एक यहाँ पर mg cos थीटा जो माना है, इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा जो इसके अपोजिट साइड में होगा, इसको हमने n मान लिया है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें पढ़ा होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने n मान रखा है। भाई जब हम डिटेल करेंगे, जब हम डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे तो वहां पर ये लाइन आएगी, तो वहां पर भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। फिगर में क्या किया है, एक बॉडी है जिसकी रेडियस r है, मान रखी है हमने, थीटा के कोण पर झुकी हुई है, मास हमने इसका मास हमने mg माना है, दो घटकों में बांट दिया है या दो कंपोनेंट्स में बांट दिया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर जब ये बॉडी लुढ़केगी, जब बॉडी रोल करेगी, इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखिए थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि माना कोई बॉडी जिसकी रेडियस r है किसी ऐसी सरफेस पर रोल कर रही है जो थीटा के एंगल पर झुकी हुई है। माना इस बॉडी का वेट, देखिए वेट का मतलब है भार। ठीक है, भार क्या मान लिया, mg, इसको दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा में।
उसके बाद देखिए क्या किया है कि इस बॉडी की मूविंग डायरेक्शन, मतलब जिस बॉडी, जो बॉडी है जिधर डायरेक्शन में मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, या उसको आप कह सकते हैं घर्षण बल भी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जो परिणामी फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या किया है, mg साइन थीटा माइनस एफ एस, क्या किया, ये देखिए यहाँ पर से mg साइन थीटा, ये तो देखिए इसके अपोजिट है, तो आपको ये वाला कंपोनेंट इसके साथ हम लेंगे। अब यहाँ पर बचा है mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा में से हम क्या कर देंगे, एफ एस माइनस कर देंगे। किस लिए, क्योंकि हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो लिख दिया रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी जब ये बॉडी है इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, mg साइन थीटा में से माइनस कर देंगे एफ एस। और फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या किया, यहाँ पर इस फोर्स की जगह पर एम ए लिख दिया है। तो इस वाले डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन की स्टार्टिंग जो है, अगर आपको वही स्टार्टिंग नहीं याद है तो आप उस डेरिवेशन को कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई भी डेरिवेशन है उसकी स्टार्टिंग याद करिए कि उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो किस तरीके से किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला है। कैसे निकाला, फोर्स को लिख दिया एम ए बराबर क्या किया, एम जी साइन थीटा में से माइनस कर दिया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब क्या किया, लिखा है यहाँ पर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मतलब कोई भी रिएक्शन होगी उसकी एक क्या होगी, अपोजिट रिएक्शन होगी। तो इसलिए एन बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो ये इस डायरेक्शन में है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही तो एन है। मतलब अगर फोर्स ये लग रहा है, कोई क्रिया ये हुई है, कोई रिएक्शन ये हुई है, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन यही तो हुई है। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, ये एन रिएक्शन आपने करी, इसकी अपोजिट रिएक्शन क्या होगी, एम जी कॉस थीटा। यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी, मतलब उसकी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगा यहाँ पर, मतलब उसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एन बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और ऊपर वाले की क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि जब कोई बॉडी रोल करती है, अब आपने पढ़ा ही होगा, कोई भी बॉडी रोल कर रही है, घूम रही है, तो वहाँ पर टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं पंखा है, फैन है, ठीक है, फैन गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल जो घूम रहा है वो, तो घूमने के कारण वहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है भैया, वहाँ पर बल आघूर्ण अप्लाई हो रहा है। मतलब बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क यानी कि टाउ से शो करते हैं इसे। तो जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो वहाँ पर टॉर्क अप्लाई होता है। तो टॉर्क का हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी रोल करती हुई बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भाई होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स को लिख दिया हमने एफ एस, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, आर, जो अभी हमने रेडियस मान रखा था वही हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इसको बना लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब एक ये फॉर्मूला होता है, ये आप कह सकते हैं टाउ और अल्फा में रिलेशन होता है। ये रिलेशन भी आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में सारा पढ़कर ही आए होंगे। क्या होता है, टाउ बराबर आई अल्फा होता है। और देखिए साइड में लिखा भी दिया हमने कि ए बराबर होता है हमारा आर अल्फा भी होता है। यहाँ से हमने अल्फा का मान निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर। तो इस अल्फा की जगह पर हमने ये ए अपॉन में आर रख दिया, और तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन में आर। इसको बना लीजिए चौथी समीकरण। अब देखिए टाउ ये भी है, टाउ ये भी है, दोनों समीकरणों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए एफ एस इंटू आर आ गया, आई ए अपॉन में आर आ गया। यहाँ से हमने एफ एस का मान निकालिया। एफ एस क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल है। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया, आर इसके नीचे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना निकल आया, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 5। तो इसके थ्रू ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स था, तो इसलिए हमने लिख दिया कि अतः, या आप कह सकते हैं हैंस करके लिखेंगे कि किसी बॉडी के इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करने के लिए कम से कम फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए। मतलब कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो बॉडी रोल नहीं करेगी, क्या करेगी, फिसलेगी, स्लिप करेगी। ठीक है,
तो यही लाइन हमने यहाँ पर लिखी है कि अगर वो बॉडी रोल करना, मतलब बॉडी अगर रोल करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी, आप कह सकते हैं स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इस जो एफ एस का मान है इसे हम उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पर एफ एस का मान रखेंगे कौन सा, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये मान रखेंगे आप। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, ये देखिए एफ एस का मान रखा, यहाँ से मान निकालेंगे किसका, हम ए का। तो इस वाले आई ए को इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये, दोनों में से कॉमन ए मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में, तो नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये देखिए ए का मान मिल गया हमको। तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 6। अब सेम चीज़ जो हमने एफ एस के लिए लिखी थी वही हम एक्सेलरेशन के लिए भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल होना चाहती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कम से कम इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो बॉडी रोल नहीं करेगी, उसकी जगह पर क्या करेगी, स्लाइड होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कुछ कंडीशन लगाएंगे। ये तो हमने निकाल लिया, एफ एस का मान भी निकाल लिया और ए का मान भी निकाल लिया। अब अगर हम मान लें कि कोई बॉडी, अभी तक तो ये हमें पता नहीं है ना कि ये बॉडी किस तरीके की है, सॉलिड है, स्फेयर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये नहीं पता था। अभी तो हम ऐसे ही मान के कर रहे थे, हमने निकाल लिया एफ एस और ए का मान, मतलब ये मान के निकाल लिया कि एफ एस का मान कितना होना चाहिए कि किस पर बॉडी रोल करेगी, ए का मान कितना होना चाहिए कि बॉडी रोल करे। तो ये चीज़ हमने निकाल ली है। अब कंडीशन लगाएंगे कि अगर बॉडी जो है वो हमारी क्या है, सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, बॉडी क्या है, सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर के लिए आई का मान जो होता है फिक्स होता है, आपने पढ़ा ही होगा, आई इज इक्वल्स टू होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, आई क्या है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आई बराबर 2/5 mr स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला सॉलिड स्फेयर के लिए होता है। और एक ये फॉर्मूला होता है आई बराबर एम के स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या बताया था, के बराबर अंडर रूट आई अपॉन में एम, वहाँ पर भी बताया था इस फॉर्मूले को। तो वहीं से फॉर्मूला लिया गया है। दोनों समीकरणों को बना लेंगे, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, मतलब इक्वेशन 7 और 8। अब ये भी आई का मान है और ये भी आई का मान है। क्या किया, दोनों की इक्वेशन को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 2/5 mr स्क्वायर और एम के स्क्वायर, यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा। किसका मान निकालेंगे, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। कैसे निकाला, तो भाई आर स्क्वायर को इसको नीचे पहुंचा दीजिए, क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मान को समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। जो 6 वाली इक्वेशन है वो हमने वहां पर एक्सीलरेशन के लिए निकाली थी। तो अगर हम इस इक्वेशन को दिखाएं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो भाई के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। आर स्क्वायर तो दे रखा है, बस के स्क्वायर ही तो बनाना है। तो भाई फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, आई बराबर एम के स्क्वायर, ये आई दे रखा है। तो इस आई की जगह पर हम क्या करेंगे, एम के स्क्वायर रख देंगे। तो हमारा तो के स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या किया, बेसिकली यहाँ पर आई की जगह पर पुट कर दिया एम के स्क्वायर, यहाँ से एम एम कॉमन था, निकाल लिया। आप देखिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन गया। अब क्या किया, इसकी जगह पर 2/5 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/5 होता है, 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 + 2/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो 7/5 आ गया। इसको पलटेंगे तो 5 इसके फर्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा, यानी हमारा ए का मान आ जाएगा 5 जी साइन थीटा अपॉन में 7। जी साइन थीटा जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कब, जब बॉडी कैसी होगी, सॉलिड स्फेयर। अब हम ऐसे ही एफ एस का मान भी निकाल लेंगे। तो एफ एस का मान हमने कौन सी इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 5 बनाई थी। तो हम इक्वेशन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5 इक्वेशन क्या आती है हमारी, एफ एस इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। ये वाला जो भी हमने ए का मान निकाला इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ एस का मान। कैलकुलेशन की है बेसिक सी, यहाँ पर भी आई की जगह पर एम के स्क्वायर ही रखा, फिर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2/5 रखा। सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ एस का मान आ जाएगा 2/7 एम जी साइन थीटा। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 10। तो ये हमारा ए और एफ एस दोनों के मान निकल आए हैं कब, जब बॉडी होगी सॉलिड स्फेयर। फिर एक फॉर्मूला होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू होता है म्यूअस इंटू में एन, यानी कि म्यूअस का अगर आपको मान निकालना है, जिसे आप कहते हैं सीमांत घर्षण बल, तो अगर आपको इसका मान निकालना है तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन की वैल्यू पुट कर दी। अगर म्यूअस का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन में
mg cos थीटा। ठीक है, इसको फिलहाल तो इक्वेशन नंबर 11 बना लेते हैं, और ये भी fs है, ये भी fs है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ से भी म्यू का मान आपको मिल जाएगा। म्यू का मान निकालने के लिए क्या किया, दोनों के मानों को बराबर किया दो, और यहाँ से mg और mg कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा वो बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको बना दिया टेन थीटा। ये हमारा मान निकल गया म्यू का, जिसे कहते हैं हिंदी में सीमांत घर्षण बल। अब ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, कब, जब हमारी बॉडी कैसी थी, सॉलिड स्फीयर। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपको बॉडी रोलिंग डाउन ये पूरा डेरिवेशन कर कर दिखाना है, तो आप यहीं तक करेंगे। कंडीशन आपको दे रखी होगी कि आपको सॉलिड स्फीयर के लिए करना है या सिलेंडर के लिए करना है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमने आपको बता दिया। अब एक कंडीशन और है, सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर अब सब सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, तो I बराबर 2/5 mr² नहीं लेंगे, क्या लेंगे, I बराबर हाफ mr²। सभी का मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जब हमने सॉलिड स्फीयर की बात करी तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 2/5 mr²। अब जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr²। वैसे ही सारा डेरिवेशन चला, y बराबर mk², दोनों को बराबर किया, k² अपॉन r² का मान निकाला, इस मान को समीकरण 6 यानी एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन में रख दिया, और यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन निकल आया। अब यहाँ से हम इस मान को fs में रख देंगे और ये हमारा fs का मान भी मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर निकल गया fs का मान, कब, जब हमारी बॉडी कैसी होगी, सॉलिड सिलेंडर। तो दो कंडीशन हमने यहाँ पर आपको लगवा दी, एक सॉलिड सिलेंडर के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए। तो जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, जो भी रिक्वायरमेंट हो, मतलब कंडीशन जो भी आपकी दे रखी हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस डेरिवेशन को करेंगे। अब हमने निकालनी होगी एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की एनर्जी क्या होगी। तो जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें दो टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, एक तो एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी और एक होती है रोटेशनल एनर्जी। मतलब कि एक जो होगी जो उसे रोटेट करने में हेल्प करेगी वो वाली एनर्जी, और एक जो उसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, तो एक वो वाली एनर्जी होगी। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाया हमने, के टोटल बराबर क्या हो जाएगा, के रोड प्लस के ट्रांस। ठीक है, के रोड का मतलब है जो रोटेशनल वाली एनर्जी है, एनर्जी को भैया आपको पता होगा के बराबर हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, तो वहीं से के का मतलब यहाँ पर एनर्जी से ही है। तो पहली एनर्जी होगी रोटेशनल, तो लिख दिया के रोट, और दूसरी एनर्जी होगी ट्रांसफॉर्मेशनल, तो उसके लिए लिख दिया के ट्रांस। फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, जो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है या जो बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है, के बराबर हाफ mv²। तो देखिए के ट्रांस की जगह पर रख दिया हाफ mv², और जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं किस तरीके से, रोटेशनल के लिए, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, हाफ I⍵²। यहाँ से देखिए ये हाफ और हाफ क्या कॉमन आ रहा है, मतलब 1/2 दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, I⍵² प्लस mv²। अब चाहे तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया कि v बराबर होता है r⍵, ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा, तो इस v की जगह पर हमने r⍵ पुट कर दिया, स्क्वायर था तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से देखिए ओमेगा दोनों में कॉमन था तो हमने ω² कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचेगा, I प्लस mr²। तो देखिए यहाँ तक भी डेरिवेशन ये ठीक है, और अगर यहाँ तक आप निकालना चाहें तो ये भी हमारा ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये हमारी क्या निकल आएगी कि जो बॉडी है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। लास्ट में लिख दिया हमने कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ आर रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया है एनर्जी का, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करेगी तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। तो आशा करते हैं इस क्लास में आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डेप्थ स्टडी नाम से वहाँ पर भी चैनल है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और साथ में जो कई सारी क्लासेस पढ़ा चुके हैं फिजिक्स की, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली क्लास मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।